थ्योरी ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो बेयर एक्ट सीरीज चल रही है उससे उसके आगे के आर्टिकल को आज से हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आई होप आप इस बेयर एक्ट की सीरीज़ का फ़ायदा उठा रहे होंगे और इस बेयर एक्ट से आपको चीज़ों में आपके बेयर एक्ट के पढ़ने में और क्लैरिटी आ रही होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस बेयर एक्ट की क्लास हो करें अपने साथ बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूर रखें और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टर्म जो मैं नोट करता हूँ इसमें उसको अपने बेयर एक्ट में निशान या मार्क जरूर लगाएं, हाइलाइटर द्वारा या पेन से। तो चलिए शुरू करते हैं। अपील। अब 132 से लेकर 135 तक ये प्रोविज़न जनरली अपील से डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे जाएगी, अपील को ग्रांट करते समय किन किन बातों का ध्यान है और किन चीज़ों की अपील जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसे कब इस अपील को अलाउ करेगा और कब कैसे इन अपील्स को देखेगा कि क्या वो सारे कंडीशन ये फुलफ़िल करता है कोई केस अपील के लिए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हम जब भी कोई केस फाइल करते हैं तो पहले वो उसे एग्ज़ामिन किया जाता है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में सुनने योग्य है या नहीं है। तो चलिए हम अपील को पढ़ते हैं और समझते हैं। आर्टिकल 132 एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया whether in a civil or criminal। तो अपील जो है कहाँ जा रही है? सुप्रीम कोर्ट में। किस चीज़ की? या कोई जजमेंट हो, कोई निर्णय सुनाया गया हो या कोई डिक्री पास की गई हो। डिक्री का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें राइट्स डिटरमाइन कर दी जाते हैं किसी सिविल सूट में किसी भी पर्सन के फेवर में, या कोई फाइनल ऑर्डर हो हाई कोर्ट का और ऐसा हाई कोर्ट जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो। ऐसा नहीं कि बाहर के हाई कोर्ट का ला के आप अपील डालने लग जाओ। तो वेदर इन सिविल और क्रिमिनल, सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग, ये अदर प्रोसीडिंग्स और कोई भी प्रोसीडिंग्स होती सकती हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या किसी और अदर जुडिशियल ऑर्गन की। If the High Court certifies under Article 134A the case involves a substantial question of law as to interpretation of this Constitution। अब बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में इस अपील के प्रोविज़न में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो हमें समझना होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में एक अंतर होता है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है वो ऐसा लॉ इंटरप्रेट करना होता है जो किसी पर्सन के या पब्लिक के राइट्स को अफेक्ट करता है। ये हमारा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है जो कि इंटरप्रिटेशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो है हमें उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरप्रेट करना होता है। तो जब भी हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी कि फॉलोइंग जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और उसे एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसको इंटरप्रेट करना है और वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो वहाँ पे जो है इसको सर्टिफाइड कर देगा। Where such certificate is given, any party case may appeal to Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided। अब where such certificate जहाँ पे दे दिया गया हो, any party appeal to the Supreme Court on the ground that such question जो aforesaid, तो इस अपील जो पार्टी ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में अपील के द्वारा कि ये जो सब क्वेश्चन है वो रॉन्गली डिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट का,
तो अपील का मतलब जानते हैं कि जब हम अपने किसी जजमेंट ऑर्डर से संतुष्ट नहीं रहते तो हम जो है अपनी अपील को फाइल करते हैं, हम अपील करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं ऊपर वाली कोर्ट से कि कृपया इसको जो है आप डिसाइड करें, और ये जो डिसीज़न हुआ है ये रॉन्गली डिसीज़न हुआ है। अब ये रॉन्गली डिसीज़न हुआ है या नहीं हुआ है, इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्ट। ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this article, the expression final order includes an order deciding an issue which decided in favor of appellant would be sufficient for the final disposal of the cases। अब इस आर्टिकल के पर्पस के लिए जो फाइनल ऑर्डर होगा वो ऑर्डर वो भी उनमें इंक्लूड होगा जो किसी इशू को डिसाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये सिविल सूट की बात कर रहा है। सिविल में ऑर्डर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कोर्ट के, जो जजमेंट के पहले दिए जाते हैं इन बिटवीन प्रोसीडिंग्स के बीच में। जैसे कि मान लीजिए प्रिलिमिनरी इशू है, फाइनल इशू है। प्रिलिमिनरी इशू जैसे होता है किसी ऑर्डर के डिस्पोजल से या किसी केस के डिस्पोजल से पहले जो है कुछ इशू डिसाइड कर दिए जाते हैं। फाइनल इश्यूज जो होते हैं, फाइनल ऑर्डर जो होता है उसमें जो फाइनल जो कुछ इश्यूज होते हैं उनको डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर जो है जो इशू को डिसाइड करता है, विच इफ डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ अपीलेंट वुड बी सफिशिएंट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ। ये जो अपील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल ऑर्डर को, अगर ये अपीलेंट के मैटर में उस टाइम वो डिसाइड हुआ होता तो ये फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस के लिए सफिशिएंट होता। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का घर है, ठीक है, अब घर में एंट्री है कोई, तो अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि ये एंट्री आपकी नहीं है, ये ऑर्डर जो है डिसाइड हो चुका है, फाइनल ऑर्डर। आप यहाँ अभी इस मैटर का पूरा एजुडिकेशन चल रहा है, लेकिन ये जो यहाँ से रास्ता जो घर में जाने का है इस पर स्टे लगा दिया है, परमानेंट स्टे इंजंक्शन दे दिया, और या कोई ऑर्डर दे दिया कि आप इसमें नहीं जा सकते। अगर ये ऑर्डर अपील में गया होता या ये जो फाइनल ऑर्डर है अगर ये अपीलेंट के फेवर में डिसाइड हुआ होता तो इस केस का शायद डिस्पोजल हो जाता है जो पर्सन अपील लेके जा रहा है। तो इस तरीके के भी जो ऑर्डर हैं वो भी अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से। मतलब आपने समझ गए कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा ऑर्डर जो अगर उस टाइम अपील आने से पहले अगर डिसाइड हो गया होता तो वो सफिशेंट होता वो डिस्पोजल ऑफ केस के लिए। डिस्पोजल ऑफ केस का मतलब किसी केस का जो फाइनल मतलब हो जाना, उसका निपटारा हो जाना है, बिल्कुल सही से क्लियर हो गया, उसमें अब कुछ बचा नहीं है। सबके राइट्स और पार्टीज़ के राइट्स भी डिटरमाइंड हो गए, किसके राइट्स हैं किसके राइट्स नहीं हैं। अब 133 क्या कहता है? An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree, final or civil proceeding, territory of India if High Court certified under 134A कि the case involves substantial question of law of general importance in the opinion of High Court said the question need to be decided by the Supreme Court। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए कोई जनरल इम्पोर्टेंस है, पार्टीज़ उसको वहाँ पे प्लीड कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक ऐसा हाई कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म होता है कि ये जो क्वेश्चन है नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रेफ़र कर देता है। एक तरीके से रेफरेंस है ये। मान लीजिए किसी लॉ में कोई ऐसी अड़चनें आ गई जैसे लगता है कि हाई कोर्ट मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा, तो डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर देता है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हमसे नहीं हो पाती हम दूसरे को बोल देते हैं कि उसको आप डिसाइड करिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक है।
that in the opinion of High Court, the said question needs to be decided by Supreme, notwithstanding anything, सारी बातों को होते हुए भी, in Article 132, any party appealing to Supreme Court under Clause 1 may urge as one of the grounds in such appeal the substantial of question of law to interpretation of this question as wrongly be decided. तो वहाँ पे भी 32 में कुछ हर सारी बात रहते हुए भी एनी पार्टी अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है कि ये जो ग्राउंड पे जो हमें डिसीजन मिला है इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो रॉन्गली डिसाइड किया गया है. Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lies Supreme Court from the judgment, decree or final order of one judge of a High Court. तो किस ये भी वही नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इस आर्टिकल में सारी बात रहते हुए भी नो अपील शैल अनलेस पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड्स लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर ऑफ वन जज. और ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि मान लीजिए कि कोई अपील है वो जाएगी कि नहीं जाएगी किसी एक जज के हाई कोर्ट से. अपील से रिलेटेड जो प्रोसीजर लेट डाउन करेगा वो पार्लियामेंट. ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट इसमें जो है इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं 133 का 2 है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है और किस तरीके से जो पार्टीज़ हैं सुप्रीम कोर्ट में इसको प्लीड कर सकती हैं. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 134 क्या आता है. एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट फाइंड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड हाई कोर्ट टेरिफ द हाई कोर्ट. जैसा कि हम जानते हैं दो तरह की प्रोसीडिंग होती है बड़ी मोस्टली, सिविल प्रोसीडिंग एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो सिविल प्रोसीडिंग्स में क्या होती हैं कि प्राइवेट पार्टी के जो होते हैं राइट्स प्रभावित होते हैं. क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है एक एक्यूज होता है एक विक्टिम होता है, लेकिन जो विक्टिम का जो राइट्स होता है वो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, स्टेट करता है. यहाँ पे स्टेट जो है उसके विक्टिम के प्रोटेक्शन में आता है और एक सोसाइटल एट लार्ज जो है इसमें जो है यहाँ पे इनको जगह दिया जाता है. तो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे इसको बता दूँ. यहाँ पे क्या होता है प्राइवेट लीगल राइट इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे जो होता है स्टेट का इंटरेस्ट होता है. एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट फाइनल ऑर्डर सेंटेंसिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग. इस जैसे कि सिविल मामलों में हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता है उसी तरीके से क्रिमिनल मामलों में भी हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता है. अब कैसे जाएगा. हैज़ ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एक्यूज एंड सेंटेंस हिम टू द डेथ. अब कोई अपील गई थी जो वहाँ पे वो रिवर्स हो गई ऑर्डर ऑफ एक्विटल में और उसको क्या हो गया डेथ हो गई सेंटेंस. मान लीजिए कि किसी पर्सन ने मर्डर किया और उसको एक्विटल हो गया मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से. ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील में गया, उसको उसका जो एक्विटल है वो कन्विक्शन में तब्दील हो गया. तो वहाँ कन्विक्शन जब हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हम कर सकते हैं. ठीक है. हैज़ विड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट to its authority has in such trial convicted the accused person and sentenced him to. सपोज करिए जैसे बनारस के कोर्ट में या दिल्ली के कोर्ट में कहीं ट्रायल चल रहा था मर्डर का, वहाँ से केस उठा के उन्होंने विड्रॉ करके अपने यहाँ चलाना शुरू कर दिया और उस पर्सन को डेथ सेंटेंस कन्विक्ट कर दी गई. फिर उसके बाद जो है certifies under 134A केस इज फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. और सर्टिफाई कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील जाने के लिए फिट है. प्रोवाइडेड एट अपील अंडर सब क्लॉज सी शैल लाई सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोविजन में बी मेड इन दैट बिहाफ क्लॉज 1 आर्टिकल 145 सच कंडीशन ऑफ हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश और रिक्वायर. इसी तरीके से कोई इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं कही गई है. आगे बढ़ते हैं. इसी तरीके पार्लियामेंट बाय लॉ भी इसमें स्पेसिफाइड कर सकता है कि कैसे अपील वगैरह जाएगी.
फिर यहाँ पे जो है हाई कोर्ट जो सर्टिफिकेट ग्रांट करता है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि एवरी हाई कोर्ट जजमेंट तो एवरी हाई कोर्ट एंड पासिंग एंड मेकिंग ए जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर सेंटेंस रिफर टू इन 132 clause 1 it means own motion या it shall on oral application is made by or on behalf of party aggrieved immediately after the passing or making of such judgment decree and final order are sentence। समझिए जैसे कि या तो अपने मोशन में, ओन मोशन का मतलब होता है कि अपने बिहाफ पे सुओ मोटो, या शेल इफ एन ओरल एप्लीकेशन इज मेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, जो पार्टी एग्रीव्ड है, जो पीड़ित पार्टी है, उसने कोई ओरल एप्लीकेशन दी और इमीडिएटली आफ्टर पासिंग और मेकिंग ऑफ सच जजमेंट, जैसे ही जजमेंट उन्होंने सुना दिया उसके बाद पार्टी ने बोला सर हमको इसमें अपील करनी है, आप इसमें जो हमें सर्टिफिकेट ग्रांट कर, तो वह डिटरमाइंड एज सुन एज मे बी आफ्टर पासिंग और मेकिंग सच क्वेश्चन वेदर द सर्टिफिकेट whether the certificate referred clause 32 or may be given on, ये हाई कोर्ट का डिस्क्रिप्शन में 134 ये कह रहा है कि जो सर्टिफिकेट है, जो अपील का जो ग्रांट होता है वो किस तरीके से ग्रांट होगा, या ओन मोशन पे, ये क्वेश्चन बन सकता है, ओन मोशन पे या पार्टी के एप्लीकेशन पे आफ्टर पासिंग द जजमेंट। अब जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसा आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट का नाम पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था, उसके बारे में ही जनरली बता रहा है। अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स द सुप्रीम कोर्ट शैल आल्सो हैव जुरिडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर टू विच प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 133 आर्टिकल 134 डू नॉट अप्लाई द जुरिडिक्शन एंड पावर्स इन रिलेशन टू मैटर वर एक्सरसाइजेबल बाय द फेडरल कोर्ट इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द सिचुएशन अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, फेडरल लॉ वगैरह की बात करता है। आइए अब ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 136, इसको बोलते हैं एसएलपी। सुप्रीम कोर्ट में खूब फाइल होता है ये, ठीक है। एसएलपी क्या होता है, नॉट विथ एनीथिंग चैप्टर, इस चैप्टर में सब कुछ होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में इन डिस्क्रिशन, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट डिक्री डिटर्मिनेशन सेंटेंस ऑर्डर इन एनी कॉज मैटर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पावर है सुप्रीम कोर्ट का। यही दो तीन आर्टिकल इसमें है जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बनाती हैं, ठीक है। दुनिया भर की जितनी भी लॉ हो, जितना भी कुछ हो, अगर इसको ला के रख दिया तो सब उसके सामने जो है बच्चे हैं, बौने हैं। ये है 136 की ताकत। आप किसी एक गांव के भी कोर्ट में या छोटे से शहर के भी कोर्ट में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। हालांकि एसएलपी जो वगैरह जो फाइल होती है ना, एसएलपी वगैरह वो फाइल होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रॉसली कह लीजिए वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स हो गया, या कुछ इस तरीके का आर्बिट्री मैनर में ऑर्डर पास कर दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं जो आपका फंडामेंटल राइट्स है ना वो प्रभावित हो रहा है। तो उस केसेस वगैरह में जो है एसएलपी वगैरह जाती हैं। जनरली एसएलपीज़ को अलाउ नहीं करती हैं, बट कुछ केसेस में लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि अपील ये एसएलपी जो है अलाउ करनी चाहिए, तो वो कर देती है। चलिए पढ़ते हैं, खुद ही पता लग जाएगा आपको। Notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may in its discretion grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, order in any case, any cause, क्या है, cause or matter passed are made by any court, tribunal in any territory of it। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिबुलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स हो गया है, ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है, तो ट्रिब्यूनल्स के भी ऑर्डर को भी। और यहाँ पे आप ये देखिए स्पेशल लीव का मतलब क्या होता है। लीव का मतलब होता है कानूनी भाषा में परमिशन ग्रांट करना, तो कोई स्पेशल परमिशन ग्रांट कर। नथिंग क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू द जजमेंट, नथिंग इन क्लॉज शैल अप्लाई जजमेंट डिटर्मिनेशन आर मेड बाय एनी कोर्ट अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के जो जजमेंट या ऑर्डर्स हैं उनको जो है वहाँ पे एसएलपी जो है
नहीं दाखिल होती है, उसको आप जो है प्रॉपर अपील के थ्रू जो है ले आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है 137 में क्या कह रहा है, 137 में कह रहा है कि subject to the provision of law made by the parliament and any rules made under the article 145, supreme shall have power to review any judgment, pronounce and order made by it। तो कभी कभी ना क्वेश्चन आते हैं अपने कंपटीशन में, चाहे जे का कंपटीशन हो, पीसीजे का या कोई भी लीगल से रिलेटेड, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक रिव्यू की अपनी अलग पावर होती है, एक जुडिशियल रिव्यू की पावर अलग होती है। तो जो अपनी रिव्यू की पावर होती है, ये रिव्यू की पावर बेसिकली अपने जजमेंट को रिव्यू करने की होती है। और जुडिशियल रिव्यू जो होती है आर्टिकल 13 वाला, जो जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है, किसी भी लॉ को चेक करना कॉन्स्टिट्यूशन के उस पैमाने पे या उसके स्पिरिट में वो खरा उतर रहा है कि नहीं। तो ये जो रिव्यू है, जैसे मान लीजिए कोई जजमेंट आप पास हो गया, सपोज करिए जैसे कि सबरीमाला का जजमेंट पास हुआ, तो सबरीमाला के जजमेंट को रिव्यू के लिए डाला गया, तो वो अपनी जजमेंट को रिव्यू करने का पावर है। और इस रिव्यू से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है, आर्टिकल 145 जो है ये बताता है कि अपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। ठीक है। आप लोग अपने अपने उसमें जो है मार्क किया करिए जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, बेयर एक्ट की क्लास पढ़ने से आपको क्या होगा ना कि आप अपने क्वेश्चंस को और ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओगे, और प्री की आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट नहीं करेंगे जेलो पर्पज़ से, और कुछ जब ये जेलो का जो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसमें कुछ और ऐड कर देंगे जो कि वो पीसीएस की जे के भी सिलेबस के कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर देगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब 138 क्या कहता है, 138 कहता है Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any matters in the union list as parliament may by law confer। तो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव फर्दर जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है? जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे कोई अथॉरिटी अपनी पावर को यूज़ कर सके। तो वहाँ पे कोई भी मैटर जो है यूनियन लिस्ट में है, उसको पार्लियामेंट जो है कन्फर कर सकती है, जहाँ पे उसको वो एजुडिकेट कर सकती है, उसको जुडिक्शन आ जाएगा। तो पार्लियामेंट बाय लॉ refers the matter in union list and on that matter supreme court shall have such further judgment। मान लीजिए यूनियन लिस्ट में आपका है स्पेस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से कह दिया कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द मैटर डिस्प्यूट शैल बी सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट बाय लॉ जो है वो जुरिडिक्शन कन्फर हो गई, जुरिडिक्शन दे दी गई, और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे जो यूनियन लिस्ट में है उसके पास सोल पावर होगी उसको एजुडिकेट करने का। The Supreme Court shall have further jurisdiction and powers with respect to any matter. Government of India, government of any state may by special agreement, confer Parliament by law provide exercise of such jurisdiction and power by the Supreme Court। तो सुप्रीम कोर्ट शैल फर्दर, उसके बाद ये भी जुडिक्शन होगी, एंड पावर रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में बाई स्पेशल एंड इफ पार्लियामेंट बाई प्रोवाइड एक्सरसाइज ऑफ सच जुडिक्शन पावर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अपने मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने या किसी यूनियन गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को लेके एग्रीमेंट क्रिएट कर लिया कि हम भाई जो है कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आजकल इंटर स्टेट रिवर काउंसिल वगैरह, ये सब क्या है, ये सब एग्रीमेंट का ही तो है कि मान लीजिए कोई दो स्टेट में पानी को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट जो है सुलझाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 139, कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम टू इशू सर्टेन रिट्स। अब जो हम सर्टेन रिट्स की बात करते हैं ना, हेवियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, सर्शिरोरी, क्यू वारंटो, तो ये सारे रिट्स जो हैं ये पार्लियामेंट बाई लॉ कन्फर सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन नेचर ऑफ हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, क्यू वारंटो, सर्च। कई बार इंटरव्यू में ये पूछा जा चुका है कि रिट्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि यहाँ हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोविशन, क्यू वारंटो के बारे में
दिया गया उस पार्लियामेंट में बाई लॉ जो है कन्फर कर सकती है। और रिट का मतलब होता है फॉर्मल रिटन ऑर्डर कमांडिंग टू अदर अथॉरिटी टू डू समथिंग और टू डू नॉट समथिंग, कुछ करिए कुछ नहीं करिए, फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है ये। और जो कि क्लॉज 2 में जो है पर अदर देन दोज मेंशन इन क्लॉज 2, तो एनी ऑफ देम फॉर एनी पर्पज अदर देन दोज मेंशन इन, तो क्लॉज 232 के अलावा जो है और चीज़ों के लिए भी हेबियस कॉर्पस मैंडेमस अप्लाई किया जा सकता है। अब ये देखिए बड़ा मज़ेदार सेक्शन है और आर्टिकल है 139A, where the case involving the same or substantially the same question of law are pending before the Supreme Court or one or more high courts, before two or more high courts, and the Supreme Court is satisfied their own motion or an application of made by Attorney General of India or by party to any such case, question or substantial question general importance, Supreme Court may withdraw the case and cases pending before the High Court or High Court dispose are the High Court and dispose all the cases itself। कभी कभी क्या होता है कुछ मामले होते हैं बिल्कुल लटक ही जाते हैं, ठीक है, या किसी हाई कोर्ट में लटके हुए हैं या किसी जहाँ पे जो है जनरल इम्पोर्टेंस का मैटर, मतलब जो जनरल जो पब्लिक है उससे रिलेटेड मैटर है, तो उसका डिस्पोजल हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, लटका हुआ है, कभी ये हाई कोर्ट कुछ कहती है कभी गवर्नमेंट कुछ कहती है, तो जिससे क्या हो रहा है कि जनरल जो पब्लिक है वो अफेक्ट हो रही है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे आती है और इस चीज़ को रिजॉल्व करती है। तो वेयर केस इन्वॉल्विंग द सेम सब्सटेंशियली क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है या वन आर मोर हाई कोर्ट्स या टू आर मोर, एंड द सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड ऑन अपने मोशन पे या अटॉर्नी जनरल के एप्लीकेशन पे या जो पार्टी है उस केस की, दस क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्टेंस जनरल इम्पोर्टेंस, द सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ द केस आर केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, विड्रॉ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को जो कि हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, आर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज विड्रॉ कर सकती है और डिस्पोज सारे केसेस को अपने हिसाब से डिस्पोज कर सकती है, उनको फाइनल मतलब उसको एंड कर सकती है कि फाइनली जो है उस पर जजमेंट दे सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर डिटरमाइनिंग द सेट प्रोविजन सेट क्वेश्चन ऑफ लॉ रिटर्न एनी केस सो विड्रॉन together with a copy of its judgment on such question to the High Court from which the case has been withdrawn, the High Court shall on receipt thereof proceed to dispose the case in conformity with the such judgment। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर डिटरमाइन द सेट, अब क्वेश्चन ऑफ लॉ को उन्होंने डिटरमाइन कर लिया, अब यह रिटर्न कर सकती है एनी केस सो विड्रॉन टुगेदर विथ अ कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट ऑन सच क्वेश्चन टू द हाई कोर्ट फ्रॉम विच द केस हैज़ बीन विड्रॉन, हाई कोर्ट शैल ऑन, तो ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इन्होंने डिसाइड कर दिया और डिसाइड करके उस कॉपी ऑफ जजमेंट के साथ हाई कोर्ट को भेज दिया और उस जजमेंट के ही कन्फर्मिटी में जो है हाई कोर्ट उसको डिस्पोज कर दे। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन रिटर्न एनी केस टू विड्रॉन टुगेदर, जो उसने विड्रॉन किया था कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट ऑन सच क्वेश्चन हाई कोर्ट फ्रॉम विच द केस हैज विड्रॉन, the high court shall on receipt therefore proceed to dispose of the case in conformity of the such judgment। अब ये सब आप अपने से पढ़ेंगे तो 3 बार आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है कंफर्मिटी, उसी जजमेंट की कंफर्मिटी के साथ वो डिस्पोजल करेंगे, ठीक है। अब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में इट इफ इट डिम्स इट एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ to do so for in the ends of justice transfer any case appeal or other proceeding pending before any high court to any other high court। जैसे आपने सुना होगा जयललिता का केस जो है वो चेन्नई से चला गया था बेंगलोर, तो ये सुप्रीम कोर्ट की ही पावर होती है कि किसी एक केस को दूसरे हाई कोर्ट के दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट को भेज देना, तो ये वो वहाँ पे कर सकते। बेसिकली ये अटॉर्नी जनरल वगैरह के एप्लीकेशंस पे होता है प्रैक्टिकली, और पार्टी या जो एग्रीव पार्टी है जो उस केस की पार्टी है वो उसको प्रे कर सकती है, ठीक है।
चलिए आप इसको पढ़िएगा और जो भी इसमें आपको पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इसको आप बार बार देखिए और बार बार समझिए, और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्वेश्चन करेंगे और आप भी अपने हिसाब से क्वेश्चन इसको करिएगा, जो भी आपके पास बुक होगी MCQ से रिलेटेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और फिर इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।